हेलो। आवाज आ रही है? आज बच्चे कम आए हैं, हमें लगता है absent। भैया शांत रहिए। एक पेपर हुआ है कल, गए थे हम भी देने। मतलब वो एक्चुअली लिमिटेड कंपनियों का जो पेपर होता है, मतलब कोई मतलब नहीं होता है उनका। मतलब वो लोग पहले से अपना सेटिंग क्रिप्को नहीं होता है, उसी का एग्जाम था कल। अब देखो, गए तो थे लेकिन हमें समझ में इसलिए नहीं आया क्योंकि वहाँ मतलब सिटिंग अरेंजमेंट उन लोग का मतलब ऐसे रहता है, चाहे जो जहाँ जिसके पास बैठ जाए। बट उसमें जो क्वेश्चन आया था, मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ, सॉइल साइंस पे जो क्वेश्चन आया था वो चीज़ मैं डिस्कस करना चाहता हूँ। एक देखिए आप, आवाज़ आ रही है? आवाज़ क्लियर है? आप भैया आप तक आ रही है ना? पीछे आप तक भी आ रही है? ओके। क्वेश्चन ये आया था जो मैं आप लोगों को पढ़ाया था, वही वाला आया था कि ब्लैक कॉटन सॉइल का निर्माण किस प्रकार की रॉक से हुआ है। बताइए आप लोग। बेइज्जती ना करवाई। नहीं बताएंगे आप तो? कोई बताएगा? कोई भी बता दीजिए जिसको पता हो, हाथ खड़ा कीजिए जिसको पता है। शर्माइए ना, मतलब पहली बार डरिए नहीं। अब हमसे क्या डर लगता है? आप लोग बताइए। खड़ा करेंगे तब बताओ। तुम बताओ भैया। पहली क्लास है आपकी क्या? दूसरी क्लास है? बताया जरूर हूँ, हम तो लगभग क्लास में बताए हैं। आप बताओ, आप तो आ रहे हो। यार, मतलब अगर रॉक पूछा जाए तो रॉक की टाइप थोड़ी ना बताना चाहिए। पर मतलब अगर आपसे पूछा जाए कि धान जो होता है, पूछा जाए कि धान की गुड़सू संख्या कितनी है, तो आप कितना बताओगे? मतलब एक एग्जैक्ट चीज बताओगे ना। जैसे पूछा जाए आपकी कि गेहूं का उत्पत्ति स्थान कहाँ है, साउथ वेस्ट एशिया, तो एशिया थोड़ी ना बताओगे। तो उसी तरह रॉक का बताइए। हाँ, बेसाल्ट कितने लोगों ने बताया, उनका सही है। बेसाल्ट जो होता है रॉक से इसका निर्माण हुआ है। समझ में आया? कौन सी रॉक से हुआ है? बेसाल्ट से, यही ऑप्शन में भी था। मॉन्ट मोलिनाइट कौन बोल रहा था पहले बताइए? मॉन्ट मोलिनाइट रॉक होती है? तो हमने रॉक पूछा था ना। अगर आपसे पूछा जाए कि ब्लैक कॉटन सॉइल में कौन सा मिनरल पाया जाता है, तब आप लोग बताइए। रॉक और मिनरल में अंतर नहीं पता चला क्या अभी तक? क्लियर हुआ कि नहीं सबको? पहले बताइए। जब आपको मैं पढ़ाता हूं तो अगर आपको ना समझ में आया तो आप बोलिए ना उस चीज को। तो फिर हमारे क्वेश्चन का जवाब भी तो दीजिए। ये तो गलत बात है। मतलब अभी अभी पढ़ाया हुआ क्वेश्चन वहां पे आ भी गया एकदम एग्जैक्ट। लेकिन एक बात ध्यान रखिए, आजकल जो क्वेश्चन आ रहे हैं, मतलब हम देख रहे हैं जो एग्जाम का जो नया ट्रेंड सेट हो रहा है, कि मतलब ये नहीं कि अब बताइए। एक पूछा था हॉर्स ग्राम का पीएच क्या होता है। हॉर्स ग्राम आप लोग जानते हैं क्या होता है? कितने लोग चना बोले हैं? कौन बोला चना? चना होता है हॉर्स ग्राम, मतलब जो घोड़ा खाए वो चना है, उसका मतलब हॉर्स ग्राम हो गया। ऐसे उसमें भी लोग गलत करके आए हैं और सही पता नहीं कैसे कर दिया आयोग। किसमें? काला चना। मतलब जहाँ ग्राम दिखे सब चना थोड़ी नहीं होता। हॉर्स ग्राम मतलब होता है कुल्थी होती है। हॉर्स ग्राम माने क्या होता है? कुल्थी। उसका पीएच पूछा था। मुझे खुद ही नहीं उसका कौन पीएच याद रखेगा यार। लेकिन उसमें जो मतलब जनरली जो सॉइल का पीएच होता है, मतलब बेस्ट होता है 6.5 से 7.5। मतलब ये लग रहा था ना एसिडिक लग रहा था ना बेसिक, तो मुझे यही लगा। तो अब मैंने देखा भी किताब में तो वही दिया था, बाकी किताबों में भी जल्दी नहीं मिलता। तो मैं बता रहा हूँ आपको ट्रेंड आजकल क्वेश्चन कैसा आ रहा है। एक लाइन में क्वेश्चन नहीं है। जिस धान का वैज्ञानिक नाम, ये मिलेंगे आपको दो चार क्वेश्चन मिलेंगे, तो उससे सिलेक्शन तो होने वाला नहीं। क्वेश्चन को घुमा के दे रहा है। एक क्वेश्चन आया था, एलोइंग ऑफ लीव ड्यू टू नाइट्रोजन इट रिसेंबल्स लाइक दैट एलोइंग ऑफ लीव्स, ऐसे दिया था। सपोज दैट वी हैव अ प्लांट एंड इट्स
अकरिंग येलोइंग, ओके, या येलो हो रहा है या पीला हो रहा है। इट रिसेंबल्स लाइक, इट्स डिफिशियंसी रिसेंबल्स लाइक नाइट्रोजन बट इट अकर्स ऑन न्यू लीव्स। तो व्हाट आर द रीजन? इतना घुमा के दिया था 3-4 लाइन में, नहीं समझ में आया कि एक पौधा है उसकी पत्ती पीली पड़ रही है, या अक्सर जो लक्षण आता है वो नाइट्रोजन की कमी से आता है, लेकिन यह लक्षण नई पत्ती में आ रहा है, तो इसका कारण क्या होगा? तो नाइट्रोजन के जो लक्षण आते हैं वो ओल्डर लीव्स पे आते हैं, अगर नई पत्ती पे अगर आए तो ये हमेशा किससे होता है? सल्फर, किसी ने बोला था शायद सुना है, तो सल्फर से होता है, ध्यान रखिएगा, सल्फर। समझ में आया? कुल्थी, हॉर्स ग्राम को बोलते हैं। क्या होता है मतलब आप लोग नेट पे सर्च करिएगा मिलेगा ये, लेकिन पल्सेज में आता है। अगर आर.एस. मीना किताब किसी के पास होगी उसमें वो दिया है, मैं उसमें पढ़ा हूँ। 9 पल्सेज होती हैं टोटल, हाँ 9 है टोटल, मतलब जो पढ़नी पड़ती हैं, उसमें हॉर्स ग्राम भी पढ़ना पड़ता है। और इसी तरह ऑयल सीड है। जनरली लोग पल्सेज में क्या क्या पढ़ लेते हैं? चना पढ़ लेते हैं, अरहर पढ़ लेते हैं, ग्रीन ग्राम और मूंग, उड़द, हमें लगता है उसके, लेकिन और भी 4-5 बचती हैं। कुल्थी हो गया, और एक ये होता है जिससे आपका इडली डोसा बनता है, वो वाला भी, और भी ऐसे हैं। मतलब टोटल 9 पल्सेज आप लोगों को पढ़नी पड़ती है। देखिए ये 2 क्वेश्चन आया था सोशल साइंस का, और आइजोबियम वाला, और एक वही आया था, क्या कहते हैं कि इस समय भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन है? रुक जाइए, आप बताइए भैया, आप, हाँ आप बताइए। तो कब पता होगा ये सब मतलब आप बताइए, आप बताइए यार, किसी को नहीं पता है? गवई, B.R. गवई, ये भी आया था, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। वो इज द करेंट RBI गवर्नर। ये आया नहीं था, लेकिन इसके पहले जब लीक हुआ था पेपर, तब उसमें लड़के बता रहे थे आया था। RBI का गवर्नर कौन है इस समय? संजय मल्होत्रा। तो ये सब याद रखिए ना, ये सब तो नॉर्मल चीजें हैं। कौन हुआ अभी उपराष्ट्रपति? CP राधाकृष्णन। ये सब भी देखिए क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। ये आया था, और आया था कि सुंदरवन का डेल्टा कहाँ पाया जाता है? पश्चिम बंगाल में। भारत का पहला नेशनल पार्क कहाँ पे स्थापित है? सिम नेपाल में। कौन बोला है? कोई नेपाल बोला क्या? कौन सा है फर्स्ट नेशनल पार्क ऑफ इंडिया? जिम कॉर्बेट। कहाँ है? उत्तराखंड में है भैया। मोदी जी गए थे एक बार, देखे थे, उस समय इतना ट्रेंडिंग पे था, तब भी तो आप लोग ध्यान रखिए करिए। ये आया था, और आया था कि योजना आयोग के स्थान पर किसकी स्थापना हुई है? सब इंग्लिश में क्वेश्चन थे, हिंदी में नहीं था, बाइलिंगुअल नहीं था, ओनली इंग्लिश में था। योजना आयोग के स्थान पे नीति है, गुड। कब स्थापना हुई है? 1 जनवरी 2015। ये आया था। और एग्रीकल्चर में बता रहे क्या क्या आया था। एक क्वेश्चन आया था, ये मैं बता दे रहा हूँ जिससे आप लोगों को थोड़ा ट्रेंड्स पता चल जाए कि क्वेश्चन कैसे मतलब एग्जाम में आ रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे एग्जाम में, हर एग्जाम में अलग अलग तरह। किसी ने प्रकाश संश्लेषण पढ़ा है? फोटोसिंथेसिस पढ़े हो? चल रहा है? लाइट रिएक्शन पढ़ा दिए हैं? मतलब जब पढ़ाएंगे तो उसमें क्वेश्चन आया था कि व्हाट आर दी प्रोडक्ट ऑफ लाइट रिएक्शन। लाइट रिएक्शन से क्या बनता है जिसका इस्तेमाल हम लोग आगे मतलब करते हैं? ग्लूकोज बना रहे हो? लाइट रिएक्शन से डायरेक्ट ग्लूकोज थोड़ी ना बनता है, ATP और NADPH बनता है। ये क्वेश्चन आया था। और बाई प्रोडक्ट क्या होता है? ऑक्सीजन। ये बहुत क्वेश्चन पूछा था, बाई प्रोडक्ट नहीं पूछा था उसने, डायरेक्ट यही पूछा था, NADPH प्लस ATP बनती है। ये मतलब आया था उसमें क्वेश्चन, ये सुंडा में लिखा गया है। और बता रहे क्या क्या था। आजकल फलों को संरक्षित रखने के लिए, सॉरी सब्जियों को संरक्षित रखने के लिए या मॉइस्चर कम करने के लिए कौन सी विधि ज़्यादा उपयुक्त है? ये आया था फ्रूट एंड प्रिजर्वेशन, मतलब वही जो आता है PST से आया था, पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी से। तो उसमें ध्यान रखते होंगे आप लोग, डिहाइड्रेशन जो होता है ज़्यादातर किया था, खासकर इसमें क्या कहते हैं मटर में। उसमें ऑप्शन में दिया था मटर, तो मटर में मुझे जहाँ तक लगता है डिहाइड्रेशन ही ज़्यादातर किया जाता है। और इस तरह से क्वेश्चन थे, सब क्वेश्चन तो नहीं याद हो पाते हैं क्योंकि ऑनलाइन एग्जाम होता है, बट ये है कि एग्जाम मतलब उनका यही रहता है कि वो लोग अंदर से ही सेटिंग किए रहते हैं, बस इसलिए हम चले गए थे। घर वाले कहें जाओ दे आओ, नहीं तो हम जाते भी नहीं। मेरा मन, क्योंकि जितनी सैलरी उसमें उतनी टीए में भी है लगभग, कोई मतलब भी नहीं है उसका। ये है कि नोएडा में सेंटर गया था, मजा बहुत आई। मजा का मतलब ये है कि वो बढ़िया कॉपी वॉपी
इतना तगड़ा हमने पहली बार सेंटर देखा। मतलब अक्सर यहाँ पे भी ऐसे हाथीपुर हो गया, यहाँ भी सेंटर है उतने अच्छे नहीं है। वहाँ पूरा फुल एसी था, कॉफी भी पिलाए, पानी भी पिलाए, सब व्यवस्था रखे थे। लड़के भी बहुत ज्यादा एब्सेंट थे क्योंकि पहली बार लीक हो गया था, तो वो लोग जानते हैं इनका सेटिंग क्या होता है। क्या कह रहे हैं? किस चीज का एग्जाम था? पता नहीं। पूरी रामायण खत्म हो गई, फिर वही हालत है। क्रिप्को का भैया था। समझ रहे हैं, एक इफ्को होता है, एक क्रिप्को होता है, ये आपको पता है। एक क्वेश्चन और आया था, आप लोग बताइए। भारत सॉरी, हाँ, भारत में किस राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री किस राज्य की थी और उनका नाम क्या है? हाँ, किस राज्य की थी? उत्तर प्रदेश की। ये भी आया था क्वेश्चन। और एग्रीकल्चर में काफी क्वेश्चन थे जो मतलब बढ़िया आए थे। अब मुझे एग्जैक्ट अभी याद नहीं आ रहे सारे क्वेश्चन, लेकिन जैसे जैसे याद आएगा आप लोगों को बताते रहेंगे। मैं बता रहा हूँ, ये क्वेश्चन हो रहा था जो बढ़िया क्वेश्चन था। सॉइल साइंस ज़्यादातर तो पैथोलॉजी से था। एक लोग आप लोग क्वेश्चन थोड़ा देखिएगा ये वाला, कि लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो जो होता है, लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो इसको जो होता है एक फंगस से होता है जिसका नाम होता है फाइटोप्थेरा इन्फेस्टांस। वो जो होता है क्वेश्चन, ये मैं आपसे बोल रहा हूँ, आप लोग थोड़ा जाके देख लीजिएगा, अभी मैंने इसको देखा नहीं है। तो उसके जो लक्षण पत्तियों पे चलो आते हैं, जो आते हैं, एक अंदर से बाहर की तरफ फैलता है, एक बाहर से अंदर की तरफ फैलता है, दोनों में ही अंतर होता है, ठीक है। मुझे इस समय थोड़ा क्लियर नहीं, लेकिन उसका ट्यूबर पे लक्षण पूछा था। ट्यूबर मतलब कंद पे लक्षण क्या होता है, ये पूछा था। नहीं समझे अभी? मतलब जो आलू का पछेती झुलसा रोग होता है, उसका कन्न पर क्या लक्षण आते हैं, कि नेक्रोसिस हो जाती है, क्या होता है, ब्लैक स्पॉट आता है या ब्राउन स्पॉट आ रहा है, मतलब किस तरह से क्या लक्षण आते हैं, ये आप लोग थोड़ा देखिएगा, जाके खोजिएगा इस चीज को, तब आप लोगों को थोड़ा क्लियर होगा, थोड़ा हम भी देख लेंगे। ये क्वेश्चन बढ़िया आया था, बहुत मतलब डीप जाके पूछ रहे, ये नहीं पूछ रहे कि किससे होता है। जनरली यही तो क्वेश्चन आता है, लेट ब्लाइट पोटैटो फाइटोप्थेरा इन्फेस्टांस, सब लोग याद किए, लेकिन वो लक्षण पत्ती पूछते तब भी सरल था, लेकिन वो ट्यूबर पे पूछ रही है। समझ रहे हैं, क्योंकि इसके आई थिंक मुझे आता है कि इसका जो लक्षण आता है सभी पे आता है, पत्तियों पे भी आते हैं, स्टेम पे भी आते हैं और ट्यूबर पर भी आता है। तो जब तक आप लोग डीप स्टडी नहीं करेंगे तो कहाँ से क्वेश्चन कर पाएंगे, ये चीजें आती हैं। अब जैसे ये बेसाल्ट वाला है तो आसान तो था, लेकिन उसको घुमा के दिया था। एलोइंग वाला, लीव्स वाला, वो भी था। राइजोबियम कल्चर आया था। धान में पूछा था किस किस किसका मतलब किस बायो फर्टिलाइजर का यूज किया जाता है? एजोला। ध्यान रखिए, ये भी आता है, सिंपल क्वेश्चन है। और बाकी फर्टिलाइजर से क्वेश्चन तो, हाँ, मैक्रोन्यूट्रिएंट कौन कौन से होते हैं आप बताइए? मैक्रोन्यूट्रिएंट बृहद पोषक तत्व हिंदी में। बीएससी आपकी हो गई है ना? बताइए कहाँ से हुई है? थोड़ा तेज बोलिए। बाराबंकी से? अयोध्या? नंदनी से गया? मतलब अयोध्या में हुई है ना? मतलब प्राइवेट कॉलेज से है? तो आपने ये तो पढ़ा ही होगा ना? चलिए कोई बात नहीं, लेकिन पढ़ते रहिए, धीरे धीरे चीज़ों को याद आ जाएगा, कोई बात नहीं। आप बताइए भैया, बृहद पोषक तत्व मैक्रो न्यूट्रिएंट कौन कौन से होते हैं? अरे यार, इतना भी नहीं पता है? किसी को नहीं पता क्या? तुम बताओ। मैं बहुत मारेंगे इसी से अगर नहीं बता पाए तो। मैक्रो। अजीब। तुम बताओ भैया। ये भी नहीं पता है आप लोगों को? ये बहुत बड़ा क्वेश्चन, आप बताइए, तेज बोलिएगा थोड़ा। हाँ, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर और, नो, दीज आर एनपीके। हाँ, गुड। एनपीके, सीएमजी, दीज आर मैक्रोन्यूट्रिएंट। बाकी जो बचे माइक्रोन्यूट्रिएंट, सीएचओ जो होता है वो बेसिक न्यूट्रिएंट होते हैं, सिंपल चीजें हैं। तो उसमें ये पूछा था कि इनमें से कौन सा, सारे माइक्रोन्यूट्रिएंट दिए थे, सारे माइक्रोन्यूट्रिएंट थे, एक था उसमें सल्फर जो था, वो दीज आर आल्सो माइक्रोन्यूट्रिएंट। और माइक्रो में तो प्राइमरी माइक्रोन्यूट्रिएंट और सेकेंडरी। प्राइमरी में एनपीके आ जाता है, और अब तो पता चल गया ना एनपीके, ये तो पता ही होगा आपको, एनपीके, सीएमजीएस, सिंपल चीजें आई थी। बस इसी तरह क्वेश्चन थे आपके। मतलब पेपर कुल मिला जुला के टफ था, क्योंकि पैथोलॉजी बहुत अंदर से आई थी, उसमें ज्यादातर पैथोलॉजी क्वेश्चन थे। और ऑस्मोसिस क्या होती है, कोई बता सकता है? परफ्यूम सभी लोग लगाते होंगे, ऑब्वियस सी बात है कि नहीं? परफ्यूम आप ऐसे लगाएंगे पूरे कमरे में फैल गया, हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। ये जो होता है एग्जाम्पल किसका होता है?
इत्र लाइए आप, इत्र अगर छिड़केंगे तो पूरे कमरे में फैल जाता। अगरबत्ती हो गई, तो अगरबत्ती जहाँ सुलगाई जा रही है, मतलब अगरबत्ती के यहाँ कंसंट्रेशन ज्यादा है, नहीं हाई कंसंट्रेशन टू लो, ये भी आया था, ऑस्मोसिस भी आया था। और इसी तरह क्वेश्चन थे, जैसे जैसे याद आता रहेगा आप लोग बताएंगे। अब पढ़ते हैं अपने लोग, एक चीज छूट, या तो थोड़ा सा छोड़ दीजिएगा, आज वेदरिंग पढ़ते हैं। वेदरिंग क्या होता है? वेदरिंग का मतलब होता है टूटना। वेदरिंग का क्या मतलब होता है? टूटना। एक बात बताइए, रॉक्स और मिनरल्स में थोड़ा सा छोड़ दीजिएगा, थोड़ा छोड़ने का मतलब है कि थोड़ा सा ही, हाँ उतना परफेक्ट है। आप नए पेज से वेदरिंग डाल दीजिए हेडिंग। रॉक्स मिनरल्स में किसी को कोई कंफ्यूजन है तो बता दीजिए। भैया आपको कोई कंफ्यूजन है? एक क्वेश्चन बता दो यार, टेक्टोसिलिकेट का एग्जांपल बता दो तो जान जाए। कब पढ़ोगे? पढ़ते रहिए, दशहरा नजदीक है, नहीं सब और भूल जाएगा। कल का मैच देखे आप लोग? मजा आया? बहुत मजा आया यार। बहुत तगड़ा मैच हुआ कसम से। मैच वो देखते ना हम लोग, देखते रहा करिए, पढ़ाई तो एक तरफ है ही, मैच भी देख लिया करिए कभी कभी। बहुत मजा आया कसम से। मैच से भी क्वेश्चन आते रहते हैं, थोड़ा ये भी ध्यान दिया करिए। एशिया कप का मेजबान देश कौन था? एशिया कप का मेजबान देश कौन था? यूएई, ध्यान रखिएगा, संयुक्त अरब अमीरात। भारत नहीं था, भारत ने इसकी मेजबानी स्थगित कर दी थी, ध्यान रखिएगा। और तो इसमें ऐसा कुछ ब्रांड एम्बेसडर वाले तो कुछ ऐसा था नहीं इसमें। विजेता कौन हुआ? भारत। उप विजेता कौन हुआ? पाकिस्तान। और देखिए एक चीज ये थी, और हाँ सबसे ज्यादा रन मैंने मतलब मैन ऑफ द सीरीज अभिषेक शर्मा, और सबसे ज्यादा विकेट कुलदीप यादव 17 विकेट के साथ। ये सब ध्यान रखिएगा। और तो इसमें बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं बनेगा मुझे लगता है, सबसे ज्यादा छक्के भी उन्होंने मारे अभिषेक शर्मा ने, बस इतना ही क्वेश्चन बनेगा, ध्यान रखिएगा। और इसमें और तो कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा, लेकिन याद रखिएगा हाँ मतलब कितनी बार जीता है ये याद रखिएगा। तो कितनी बार? 9 बार, 9वीं बार है, ध्यान रखिएगा। पाकिस्तान 2 बार भी जीता रहा है, ठीक है। हाँ एक चीज और ध्यान रखिए, कितने टीमों ने भाग लिया था? 8 टीमों ने, 4-4 ग्रुप। तो ये सब क्वेश्चन है जो थोड़ा एशिया कप से रिलेटिव है, आप थोड़ा देख लीजिएगा, यूट्यूब पे देख के लिख लीजिएगा, क्योंकि करंट के क्वेश्चन काफी आते हैं। अब आते हैं अपने लोग वेदरिंग पे, थोड़ा सुन लीजिए तब लिखते हैं। वेदरिंग का कुछ नहीं मतलब होता है, बस इतना सिंपल समझ लो, वेदरिंग का मतलब टूटना होता है, ठीक है। वेदरिंग का मतलब क्या होता है? टूटना होता है। आप तक आवाज जा रही नहीं? वेदरिंग का मतलब क्या होता है? टूटना। और वेदरिंग के द्वारा अगर किसी का फॉर्मेशन होता है तो उसका नाम होता है सी का, सी फॉर पैरेंट मटेरियल, सी फॉर पैरेंट मटेरियल। सारा खेल उसी का है, मिट्टी को बनाना है लास्ट में जल के। पहला वाला ओ, दूसरा वाला ए, फिर बी, और सी, आर। चलिए यहां से लिख दिए, तो कितने हुए? एक छूटा है, अरे ई यहीं लिख दे रहे हैं, ठीक है कोई बात नहीं, उसमें ध्यान दे दीजिएगा आप लोग। ये क्या होगी? पूरी सॉइल प्रोफाइल हो गई। क्या हो गई? मृदा परिच्छेदिका जिसको बोलते हैं हिंदी में, ठीक है। क्या हो गई? सॉइल प्रोफाइल हो गई। सी फार होता है, देखिए वो ए बी छोड़िए, वो अपने अपने लोग उसमें बता देंगे। सी फार होता है पैरेंट मटेरियल, एम फार मटेरियल, आर फार बेड रॉक। देखिए बेड माने जिसपे हम लोग सोते हैं, मतलब जो चीज धरातल में नीचे की तरफ हो एकदम, है कि नहीं। इसका परिपेक्ष यहाँ पे यही है कि इसका मतलब जो नीचे है। और रॉक मतलब क्या होती है? चट्टान होती है। रॉक मतलब क्या होता है? कोई चीज हार्ड मास ऑफ मैटर है दैट इज नेचुरली फॉर्म फ्रॉम द मोल्टन मैग्मा, वो होती है रॉक। तो बेड रॉक मतलब होती है नीचे वाली। इसी की वेदरिंग होगी, इसी की वेदरिंग होगी तो पैरेंट मटेरियल का फॉर्मेशन होता है, सिंपल सी बात होती है। इसीलिए कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है, व्हाट आर द प्रोडक्ट ऑफ वेदरिंग दैट इज पैरेंट मटेरियल। व्हाट आर द प्रोडक्ट ऑफ वेदरिंग दैट इज पैरेंट मटेरियल। इधर ध्यान दीजिए आप लोग, आप थोड़ा, व्हाट आर द प्रोडक्ट ऑफ वेदरिंग दैट इज पैरेंट मटेरियल, व्हाट आर द प्रोडक्ट ऑफ वेदरिंग दैट इज पैरेंट मटेरियल। इसीलिए जब वेदरिंग पूछा जाए आप लोग, वेदरिंग का मतलब क्या होता है? टूटना। या अगर और अच्छे में बताएंगे, वेदरिंग इज अ फिजिकल डिसइंटीग्रेशन। मत लिखिए, मैं बता दूंगा सब। भैया लिख रहे हैं, मत लिखिए, मैं लिखवाऊंगा आपको, ऐसा नहीं मतलब सिर्फ बताऊंगा। वेदरिंग का मतलब होता है कि
फिजिकल डिसइंटीग्रेशन एंड केमिकल डीकम्पोजिशन ऑफ रॉक्स into the formation of parent material. फिजिकल डिसइंटीग्रेशन, इस शब्द को थोड़ा सा तोड़ते हैं। फिजिकल डिसइंटीग्रेशन का मतलब होता है फिजिकल का मतलब क्या होता है? भौतिक रूप से हम किसी चीज को डिसइंटीग्रेट कर रहे हैं। इंटीग्रेट का मतलब क्या होता है? इंटीग्रेट एंड कंसोलिडेटेड, एक चीज एक सेम होता है, दोनों की मीनिंग एक होती है। जैसे एग्जांपल आया था, वो आया था वहां पर रिमोट का, पेट में क्वेश्चन आया था रिमोट का, आई थिंक उसका अपोजिट पूछा था, एंटोनिम पूछा था। जो 7 की सेकंड शिफ्ट दिए होंगे उनको पता होगा। कितने लोग 7 की सेकंड शिफ्ट दिए हैं? कोई नहीं दिया। पेट का पेपर आप लोग दिए हैं, यूपी ट्रिपल एससी पेट का? कोई नहीं दिया है। दिया होगा 7 की सेकंड शिफ्ट दिया था आप किसी ने? देखिएगा उसमें आया था रिमोट। रिमोट मतलब क्या होता है? दूर की चीजें वो आकर्षित करते। जैसे रिमोट सेंसिंग क्या होती है? जिसमें सैटेलाइट लगी होती है। रिमोट जो होता है, आप देखिए टीवी में रिमोट दबाएंगे, मान लीजिए टीवी यहाँ दूर की चीजों को अपनी तरफ क्या कर रहा है? आकर्षित कर रहा है। रिमोट मतलब दूर की चीजों के लिए, तो उसका अपोजिट क्या होगा? नियर होगा ना। रिमोट मतलब दूर, फार अवे, और नियर माने क्या होता है? नजदीक आया था। तो उसी तरह मैंने बताया कॉन्सोलिडेटेड। कॉन्सोलिडेटेड का मतलब होता है एक साथ। कॉन्सोलिडेटेड मतलब इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन मतलब समेकित, या कॉन्सोलिडेटेड मतलब समेकित, एक साथ। अगर उसी को हम डिसइंटीग्रेट कर दे, मतलब अपोजिट हो गया। इंटीग्रेशन का अपोजिट क्या होगा? डिसइंटीग्रेट हो गया, मतलब अलग अलग कर दिए। और कॉन्सोलिडेटेड का अनकॉन्सोलिडेटेड। तो सी क्या है? अनकॉन्सोलिडेटेड। अभी नहीं समझ में आएगा भैया। जो रॉक होती है वो बड़ी बड़ी होती है, मतलब इंटीग्रेट होती है। उसी को हम तोड़ के क्या करते हैं? पेरेंट मटेरियल। इसका मतलब ये क्या है? टूटी हुई चीज है ना, मतलब क्या है? डिसइंटीग्रेट है या अनकॉन्सोलिडेटेड। इसीलिए पेरेंट मटेरियल की जब भी परिभाषा पूछते हैं, इट इज अनकॉन्सोलिडेटेड लूज मटेरियल। सही बात है कि नहीं? अरे रॉक बहुत बड़ी चीज होती है, उसको हमने वेदरिंग से तोड़ दिया, जिससे पेरेंट मटेरियल का फॉर्मेशन हो गया। और जो पेरेंट मटेरियल है वो अनकॉन्सोलिडेटेड है कि नहीं है डिसइंटीग्रेट हुई है, और उसमें डीकम्पोजिशन भी होता है। डीकम्पोजिशन मतलब सड़ना। तो इसीलिए जो परिभाषा बनती है वेदरिंग की, फिजिकल डिसइंटीग्रेशन एंड केमिकल डीकम्पोजिशन। डिसइंटीग्रेशन फिजिकली किया जाएगा, और केमिकली जो होता है उसको क्या किया जाएगा? डीकम्पोज किया जाएगा फॉर द फॉर्मेशन ऑफ पेरेंट मटेरियल। अब देखिए, अब लेकिन सॉइल तब भी नहीं बनी है, अभी सॉइल अभी भी नहीं बनी है। अब इसमें ही दो प्रोसेस होती है। जब अपने लोग सॉइल फॉर्मेशन पढ़ते हैं, आप लोग वहां पे पढ़ते हैं एक्टिव फैक्टर और पैसिव फैक्टर। वहां पे क्या पढ़ते हैं? एक्टिव फैक्टर और पैसिव फैक्टर। जब उस फैक्टर, सॉइल फार्मिंग फैक्टर एंड सॉइल फार्मिंग प्रोसेस जब इसी पेरेंट मटेरियल पे कार्य करते हैं, तो अपना फॉर्मेशन हो जाता है सोलम का, या बोले तो रिगोलिथ का फॉर्मेशन हो जाता है। सोलम मतलब A+B, जो आपका बचा हुआ होराइजन है वो बन जाते हैं। और समझ में नहीं समझ में? अभी भी एक बार लास्ट बार बता देते हैं। रॉक जो होती है वो क्या होती है? इंटीग्रेटेड चीज होती है, एक साथ होती है। उसको हथौड़ा मार के तोड़ दो भैया, तोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा? पेरेंट मटेरियल दैट इज डिसइंटीग्रेटेड। क्योंकि जो वेदरिंग की परिभाषा ही है फिजिकली डिसइंटीग्रेट एंड केमिकली डीकम्पोज करना है। डीकम्पोजिशन जो होता है वो केमिकली होता है, इसीलिए उसको केमिकली डीकम्पोजिशन बोलते हैं। और डिसइंटीग्रेशन जो होता है वो फिजिकली किया जाता है, इसीलिए उसको फिजिकली डिसइंटीग्रेट बोलते हैं। आफ्टर द फिजिकली डिसइंटीग्रेशन एंड केमिकली डीकम्पोजिशन, parent material is formed. A parent material is also known as C, या C is also called parent material. Okay? अब देखिए, अब यहां पे सॉइल फार्मिंग प्रोसेस एंड सॉइल फार्मिंग फैक्टर। फैक्टर में आपके दो आ जाते हैं, एक्टिव फैक्टर एंड पैसिव फैक्टर। एक्टिव फैक्टर कौन कौन से होते हैं? एक्टिव फैक्टर कौन कौन से होते हैं? क्लाइमेट एंड बायोस्फीयर, है नहीं? क्लाइमेट एंड बायोस्फीयर, जिसमें ऑर्गेनिज्म आ जाता है। तो ये दो, क्लाइमेट एक तरह की जिंदा चीज होगी, और ऑर्गेनिज्म भी एक तरह के क्या होते हैं? जिंदा होते हैं। अब बचता क्या है? जो पैसिव फैक्टर होते हैं उसको क्या बोलते हैं? RPT, रिलीफ पेरेंट मटेरियल एंड टाइम। शायद इससे क्वेश्चन आया था टीए में, पता नहीं वो आया नहीं, मुझे भी नहीं याद आ रहा। शायद इससे क्वेश्चन आया था, आई थिंक शायद आया था, पर मुझे याद नहीं आ रहा। मतलब शायद यहाँ नहीं तो टेस्ट में तो कई बार आता है। नहीं, इफ्को में, मतलब अभी किसी एग्जाम में रिसेंटली आया, शायद इफ्को के मेंस में आया था, उसमें आया था क्वेश्चन, क्योंकि लड़के दे के आए थे तो उसमें पूछा। ये बहुत पूछता है क्वेश्चन, एक्टिव फैक्टर कौन होता है? पैसिव फैक्टर। तो इसका जो ट्रिक बनता है मैं बाद में पढ़ाऊंगा तो बता ही दूंगा। इसके बाद सीबी सब लोग अपनी लगाते हैं ना, क्यूरिकुलम करके वो आती है, जो ग्रेजुएशन के बाद सीबी होती है, इस तरह से। और RPT, these are the passive factor and these are the
एक्टिव फैक्टर। भाई क्लाइमेट जो होती है जिंदी चीज हो गई, बायोस्फीयर मतलब जिसमें ऑर्गेनिज्म आता है, तो ऑर्गेनिज्म जो होता है वो जिंदा ही होगा। तो एक्टिव फैक्टर का मतलब क्या होता है, जो एक्टिव है मतलब जिंदा है, तो जिंदा होगा। अब रिलीफ ढाल थोड़ी ना जिंदा है, पैरेंट मटेरियल थोड़ी ना जिंदा है, टाइम थोड़ी ना जिंदा चीज है कि नहीं, स्वाभाविक सी बात है। इसीलिए एक्टिव फैक्टर हो गया ये सब चीजें, और ये पैसिव फैक्टर हो गई। अब इन्हीं फैक्टर और कुछ प्रोसेस होती हैं, प्रोसेस में क्या क्या आता है, सैलिनाइजेशन, एल्कलिनाइजेशन, आपका लेटेराइजेशन आता है, पार्जोलाइजेशन होता है, लगभग टोटल कई सारी प्रोसेस होती है, चार टोटल 8 प्रोसेस हैं, तो 8 प्रोसेस अपने आप लोगों को पढ़नी है। होराइजन ऑफ इल्यूविएशन, होराइजन ऑफ इल्यूविएशन, ये भी ये सब प्रोसेस आती हैं, ठीक है। कुछ ऐसी प्रोसेस होती हैं जो सरफेस के ऊपर होंगी, कुछ प्रोसेस जो होंगी सरफेस के नीचे होंगी। अच्छा, आपसे पूछा जाए वेदरिंग कहाँ होती है, सरफेस के ऊपर होती है, सरफेस के नीचे होती है, तो याद रखिएगा वेदरिंग जो होता है लगभग सरफेस के ऊपर ही होती है, ठीक है। वेदरिंग जो होता है वो लगभग कहाँ पे होती है, सरफेस के ऊपर होती है, ये भी चीज ध्यान रखिएगा। तो जब ये सॉइल फार्मिंग प्रोसेस पैरेंट मटेरियल पे कार्य करेंगे, तो जो आपका बचा हुआ चीज होगा उसका फार्मेशन, जहां पर अपने लोग क्या करते हैं, खेती करते हैं। भाई अपने लोग ओ वाली ज्यादातर तो फॉरेस्ट लैंड, इसका कोई ज्यादा मतलब है नहीं, ए और बी का ज्यादातर मतलब होता है नहीं, ए और बी में तो अपने लोग खेती करते हैं, ज्यादातर ए में ही करते हैं। इसीलिए ए को क्या बोला जाता है, मिनरल होराइजन बोला जाता है। और मिनरल होराइजन रिलेटेड टू मिनरल सॉइल, मिनरल सॉइल मतलब जिसमें लेस देन 20% ऑर्गेनिक मैटर पाया जाता है। देखिए एक एक चीजें एक दूसरे से रिलेट हो रही हैं। कार्बनिक मृदा उस मृदा को बोलते हैं जिसमें 20% से ज्यादा ऑर्गेनिक मैटर पाया जाता है। जनरली मृदा में ऑर्गेनिक मैटर कितना पाया जाता है, 5% पाया जाता है, जो भारतीय मृदा में तो बहुत कम पाया जाता है, ठीक है। जनरली जो बांटा गया, जो वॉल्यूम के आधार पर बांटा गया, वो 5% पाया जाता है। लेकिन ऐसी मृदा जिसमें 20% से ज्यादा ऑर्गेनिक मैटर पाया जा रहा है उसको क्या बोलेंगे, कार्बनिक मृदा बोलते हैं या ऑर्गेनिक सॉइल बोलते हैं। और मिनरल सॉइल किसको बोलते हैं, तो दैट इज लेस देन 20%। तो ए का फॉर्मेशन हो गया, और उसके बाद ई और फिर बी, ये सब जो होता है किससे बन जाती है। और ए प्लस बी को क्या बोलते हैं, सोलम बोला जाता है। ए प्लस बी प्लस सी को रेगुलरली होता है। कई बार ये भी आता है कि द इंड प्रोडक्ट ऑफ वेदरिंग दैट इज आल्सो पैरेंट मटेरियल एंड रिगोलित भी बोला जाता है उसको, ए प्लस बी प्लस सी। इसका मतलब ये होता है कि इंड प्रोडक्ट कैसे हुआ रिगोलित, मैं बस समझाने की कोशिश करता हूँ। सी का फॉर्मेशन हुआ और सी से ही तो ए और बी बन रहे हैं, सी से ही तो ए और बी बन रहे हैं। अगर ए बराबर बी होगा तो बी बराबर सी भी हम लोग सपोज दैट मान ही लेते हैं उसको, है कि नहीं। अगर ए बराबर बी है और बी बराबर सी है तो ए बराबर सी नहीं होगा, होगा कि नहीं। ए बराबर बी है और बी बराबर सी है तो ए बराबर सी, ये तो वही इसी तरह से इसका मतलब भी होता है। अब समझ में आया। अगर आपसे पूछे वेदरिंग क्यों होती, भाई वेदरिंग से क्या होता है, तो वेदरिंग से सॉइल का फॉर्मेशन होता है, या बोले तो पैरेंट मटेरियल। पैरेंट मटेरियल में जब बाद में दो काम होता है, वहां पर क्या होता है, सॉइल फार्मिंग फैक्टर, सॉइल फार्मिंग फैक्टर और सॉइल फार्मिंग प्रोसेस। सॉइल फार्मिंग फैक्टर में दो आ जाते हैं, एक्टिव फैक्टर एंड पैसिव फैक्टर। और सॉइल फार्मिंग प्रोसेस में जो होता है एक सरफेस और एक सरफेस के नीचे वाले आते हैं, तो उससे अपना क्या बन जाती है, सॉइल बन जाती है। कुल मिला जुला के अपना जो अल्टीमेट लक्ष्य क्या है, सॉइल का फॉर्मेशन करना है। आप समझ में आया आप लोगों को, अब तो समझ में आएगा, काफी क्लियर हुआ होगा। इस तरह से तो हमें नहीं लगता कि मतलब चीजें आप लोग इलेबोरेट करके अभी आप लोग पढ़े होंगे सॉइल साइंस इतना मतलब अच्छे से। थोड़ा सा हमें लगता है स्लो भी चल रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, अपने आराम से पढ़ेंगे। तो हमें लगता है एक बार अगर आप पढ़ लेंगे सॉइल साइंस, अगर मेरे से पूरी हो गई, मतलब मैं कोशिश करूंगा कि आप लोग पूरा ही पढ़ाया जाए। अगर मैंने पूरा पढ़ा दिया तो आप लोग क्लियर हो जाएगा, क्वेश्चन जहां तक कंप्लीट हो जाए। मतलब अगर 15 13 14 हो जाए, 15 कोई नहीं सही कर पाता, हम खुद ही गलत कर दिए थे उसमें बायो फर्टिलाइजर वाला सेल काउंट, जबकि हमारे नोट्स में लिखा, लेकिन कंफ्यूजन हो जाती है नहीं भाई। अपने लोग क्या ह्यूमन है, नॉट है रोबोट, है नहीं। रोबोट से भी तो गलतियां हो ही जाती हैं, ठीक है। समझ में आया, चीजें समझ में आ गई नहीं, सबको समझ में आ गया भैया। लास्ट स्टूडेंट आप लोगों को आ गया। चलिए अब आप लोग रीडिंग डालिए वेदरिंग, थोड़ा सा पेज छोड़ दीजिएगा, मिनरल्स के बाद एक चीज बची है लिखवाना है, उसको लिखिए आप लोग। लिखिए, पहले बताइए जो समझाया है समझ में आया आपको। अगर हम पूछेंगे तो आप लोग बताते क्यों नहीं, इसका मतलब आप लोग रिवीजन नहीं करेंगे। भैया नोट्स बढ़ता जाएगा, डेली कुछ ना कुछ बढ़ ही रहा है, एक दिन इतना हो जाएगा तब नहीं याद हो पाएगा। ये सोचिए आप लोग थोड़ा या 10 मिनट टाइम दे दिए, करते क्या आप लोग जाके, कहीं और तो नहीं टाइम दे रहे हैं, हमें तो लग रहा है ऐसा। थोड़ा आप लोग थोड़ा भविष्य के प्रति में सचेत हो जाइए, नहीं तो बहुत दिक्कत हो जाएगी आप लोगों को। बहुत कंपटीशन है भाई एग्रीकल्चर में, अब ना सोचिए कंपटीशन कम रह गया, बहुत कंपटीशन बढ़ रहा है। देख लीजिएगा भाई जब टीए का आएगा कट ऑफ कितनी जाएगी।
हमें लगता कहीं उसमें भी अगर कहीं जुगाड़ उगाड़ चल गया होगा तो और कटाव चली जाएगी, पर अगर 55 से ऊपर कटाव जा रही तो समझ लीजिए बहुत दिक्कत की बात है नहीं? क्योंकि बहुत अच्छे अच्छे लड़कों को पढ़ने वाले नंबर 50 के नीचे ही रह गए हैं। आप लोग खुद ही दोस्त होंगे, आप लोग खुद ही पूछ लीजिएगा, सीनियर होंगे, कांटेक्ट में होंगे ना, भाई इतना कठिन पेपर आ गया, आउट ऑफ सिलेबस, दुनिया भर का योजना पूछ लिया। तो इसीलिए थोड़ा आप लोग अन्य चीज़ें भी पढ़ा करिए, इसीलिए मैं आपसे बोलता हूँ। अब ये जो क्वेश्चन आया था ये हमने बहुत पहले पढ़ा था, पूछा था चिपको आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई थी, ये भी क्वेश्चन आया था। कोई बता सकता है उत्तराखंड में कहाँ से? ये थोड़ी ना पूछा था उत्तराखंड उसमें जिला का नाम दिया था गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट से हुई थी, ध्यान रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट। सुंदरलाल बहुगुणा और एक आई थिंक मेधा पाटेकर भी थी, शायद याद नहीं, लेकिन सुंदरलाल बहुगुणा बहुत इसमें फेमस नाम है, जो उत्तराखंड के शायद मुख्यमंत्री भी हुए थे। ठीक है, अभी हाल ही में एक प्रसिद्ध सिंगर का निधन हुआ है। अभी हाल ही में एक बहुत असम के क्या नाम है उनका? जुबिन गर्ग। ध्यान, नाम याद रखिएगा, सब क्वेश्चन आते रहते हैं, ये सब जो करंट वाले क्वेश्चन ही आते रहते हैं। किसको मिला वो वाला सम्मान? दादा साहब फाल्के पुरस्कार मोहनलाल को। सब चीजें याद रखिए करंट वाली, तो आप लोगों को भी क्लियर रहेगा। चलिए लिखिए वेदरिंग। वेदरिंग रिफर्स टू, इंग्लिश बोलते हैं तो आप लोग लिख लेते हैं नहीं? सुन ही नहीं रहे। वेदरिंग रिफर्स टू, कह रहे हैं हम इंग्लिश बोलते हैं तो आप लोग लिख लेते हैं ना, दिक्कत तो नहीं होती ना। जहां जो स्पेलिंग ना समझ में आए आप लोग बोल दिया करिए, शर्माइए ना। वेदरिंग रिफर्स टू, भैया वेदरिंग की परिभाषा लिखो, ठीक है? मैं बोल रहा हूं वेदरिंग रिफर्स टू, रिफर्स मतलब रिफर नहीं कर देते हैं डॉक्टर। वेदरिंग रिफर्स टू फिजिकल डिसइंटीग्रेशन एंड केमिकल डीकम्पोजिशन। वेदरिंग रिफर्स टू फिजिकल डिसइंटीग्रेशन, लिख लोगे डिसइंटीग्रेशन? वेदरिंग रिफर्स टू फिजिकल डिसइंटीग्रेशन एंड chemical decomposition of rocks and minerals. Weathering refers to physical disintegration and chemical decomposition of rocks and minerals into the formation of parent material. Into the formation of parent material. ठीक है, एक बार पढ़ लीजिए थोड़ा, कहीं स्पेलिंग एरर ना करिएगा, कहीं किसी का छूटा तो बता दीजिए, एक बार फिर से बता दे रहा हूं, ध्यान सुनिए। वेदरिंग रिफर्स टू फिजिकल डिसइंटीग्रेशन and chemical decomposition of rocks and minerals into the formation of parent material. ओके, क्लियर है सबको? क्लियर है? परिभाषा क्लियर रहेगी ना? देखिए ये जो चीजें लिखा रही है, अगर आप एसटीए का भी पेपर देंगे, एसटीए तो जानते होंगे ना सभी लोग, सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट, जो 4600 ग्रेड पे की जॉब है, जो बहुत अच्छी जॉब है। सॉइल साइंस अगर जिसका एमएससी होगा, जिसको करना होगा, तो एसटीए जो होता है वो वही लोग देते हैं। तो अगर वहां भी अगर वेदरिंग आ रही है तो वहां भी आप लोग इस तरह से चार्ट बना के लिख देंगे कि फिजिकली कौन कौन, क्योंकि वेदरिंग जो होती है कितने तरह की होती है? 3 टाइप की होती है, फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल वेदरिंग होती है। तो आप फिजिकल में लिख लीजिएगा जो आते हैं। फिजिकल में 4 चीजें आती हैं, टेम्परेचर, वाटर, विंड और आइस आती हैं। केमिकल में 6 चीजें आती हैं, और जो आपकी बायोलॉजिकल है उसमें 2-3 चीजें आती हैं। मतलब एक तरह से देखा जाए तो फ्लोरा एंड फना। फ्लोरा का मतलब क्या होता है? कोई बताए? नहीं, आप बताइए फ्लोरा का मतलब। अरे फ्लोरा माने भैया फूल होता है, और फना माने क्या होता है? ऑर्गेनिज्म होते हैं। ये भी देखिए कॉमन, सॉइल फ्लोरा एंड सॉइल फना, कॉमन चीजें हैं, लोगों को मतलब आ जाते हैं। पूछता है, जानते क्या पूछता है? ऐसे आता है, आया था क्वेश्चन, हाँ अभी देखिए याद आ गया उसे, आया था, हाँ, व्हाट आर दी माइक्रोफना, इस तरह से क्वेश्चन शायद आया था, हाँ, व्हाट आर दी माइक्रो सॉइल फना, नहीं सॉइल माइक्रोफना, हाँ आया था ऐसे। तो जानते हैं फना माने क्या होता है? फना माने क्या होता है? जीव।
अरे भाई देखिए, फ्लोरा में इस तरह से लिखा जाता है, मैं आपको बता दूं, सुनिए। जो क्वेश्चन आया था, थोड़ा सा हट के 1 मिनट रुक जाएगा थोड़ा बस। ये देखिए, फ्लोरा, फ्लावर की स्पेलिंग क्या होती है? फ्लोरा से फ्लावर नहीं आ रहा है, बस पुष्प देख के याद आता है आप लोगों को फ्लावर। इससे भी तो याद रखिए, फ्लोरा से भी तो याद आएगा। फ्लोरा मतलब क्या था? फूल। फूल मतलब किंगडम प्लांटी की बात हो रही है, किंगडम प्लांटी की बात हो रही है। आर एच विटेकर डिवाइडेड all living organism into 5 parts: मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी एंड एनिमलिया। तो जितना एनिमलिया वाले आ जाएंगे वो किस में आते हैं? फना में आते हैं। अगर सॉइल फ्लोरा की बात मतलब जो सॉइल पे पाए जाएंगे, और सॉइल फना की बात मतलब जो सॉइल पे पाए जाएंगे। और फना, फना माने क्या होता है? मतलब ऑर्गेनिक। अब ऑर्गेनिक में एक तरह देखिए, किंगडम सिर्फ प्लांटी के, किंगडम प्लांटी को छोड़कर जो बचते हैं सारे वो आते हैं फना में। ठीक है, किंगडम प्लांटी को छोड़ के या प्लांट को छोड़कर जितनी चीजें आ जाएंगी, किंगडम को हटा दो तो सारी चीजें आ जाएंगी फना में। और फना में माइक्रो ऑर्गेनिज्म और माइक्रो ऑर्गेनिज्म, माइक्रो ऑर्गेनिज्म में आते हैं बाफा। बाफा मतलब होता है बैक्टीरिया, बैक्टीरिया, एक्टिनोमाइसिटीज, फंजाई एंड एल्गी। बैक्टीरिया, एक्टिनोमाइसिटीज, फंजाई एंड एल्गी। मैंने इसलिए बाफा ट्रिक बताया। कई कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि भैया सॉइल में सबसे ज्यादा कौन सा ऑर्गेनिज्म, माइक्रो ऑर्गेनिज्म पाया जाता है? तो सबसे ज्यादा कौन सा पाया था? बैक्टीरिया। उसके बाद क्या पाया था? एक्टिनोमाइसिटी। उसके बाद क्या पाया था? फंजाई पाया था। उसके बाद क्या पाया था? एल्गी पाया था। इसीलिए मैं ट्रिक बताया था। ये एक बार क्वेश्चन आया हुआ है जेआरएफ में, इस तरह से नहीं आया था। उसने जैसे इसका ट्रिक मैंने इसलिए बताया है, उसने पहले क्या रख दिया? एक्टिनोमाइसिटीज को रख दिया, कहीं कहीं पे बैक्टीरिया को, चारों एक साथ रख रख के दिए थे ऑप्शन तोड़ तोड़ के। तो अगर ये ट्रिक याद रखेंगे तो आपका एक क्वेश्चन क्लियर रहेगा। सॉइल में सबसे ज्यादा कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म पाया था? तो बैक्टीरिया पाया था। उसके बाद एक्टिनोमाइसिटीज। एक्टिनोमाइसिटीज जानते क्या होती है? मैं आपको बताते रहा हूँ, नॉर्मल सी बात होती है। एक्टिनोमाइसिटीज क्या होता है भैया? जब बारिश की जो पहली बारिश होती है तो उसमें सोन सोन महक आती है, वो किसकी वजह से आती है? एक्टिनोमाइसिटीज कर आती है। उसको क्या बोलते हैं? एक केमिकल वहां प्रोड्यूस होता है, म्यूसिन करके है, इस तरह से है, मुझे याद नहीं आ रहा क्या। अरे है एक, तो याद नहीं आ रहा। उसके बाद देखिए फंजाई। और अक्सर लड़के यहीं पे गलती करते हैं, बैक्टीरिया के बाद सोचते हैं फंजाई ये तो होगा। बैक्टीरिया तो सोच लेते हैं लेकिन उसके बाद गलती कर देते हैं। वो मिलाने को मतलब ऐसे 4 दिए थे, पहले बैक्टीरिया दिया था, फिर उसके बाद कहीं पे एल्गी दिया था, कहीं पर फंजाई दिया था, फिर उसके बाद कहीं पे दिया एक्टिनोमाइसिटीज, फिर बैक्टीरिया के बाद दे दिया उसने फंजाई, जबकि बैक्टीरिया के बाद क्या आएगा? एक्टिनोमाइसिटीज। एग्रोमाइसिन होता है, नहीं एग्रोमाइसिन नहीं, जियोस्मिन, हाँ याद रखिएगा जियोस्मिन होता है, हाँ सही बोले जियोस्मिन। मैं लिखवाऊंगा ये सब चीजें जब मैं सॉयल सॉयल बायोलॉजी जब पढ़ाऊंगा तब वहां पे। तो उसमें देखिए क्वेश्चन जो आया था, मैं आपको बता, जो फना होता है वो भी 2 प्रकार के होते हैं, एक माइक्रो फना होता है, एक मैक्रो फना आता है। तो उसमें यही क्वेश्चन आता है, विच आर दी सॉयल माइक्रो फना। तो माइक्रो फना में आप क्या आ जाएंगे? बैक्टीरिया, एक्टिनोमाइसिटी, फंजाई और एल्गी, और प्रोटोजोआ को भी रख लो साथ में, थोड़ा बहुत वो भी काम देते हैं। और जो मैक्रो फना में आते हैं, रोडेंट हो गए, चूहा, रोडेंट माने क्या होता है? चूहा हो गए। जो बड़े बड़े पैरट हो गए, स्नेक्स हो गए, ये सब किस में आते हैं? फना में। तो उसमें चूहा ऑप्शन में था, रेड। इस तरह से क्वेश्चन भी आते हैं, घुमा घुमा पूछ लेता है। तभी कहते हैं कि कंप्लीट नॉलेज रखिए किसी भी चीज का, आधा अधूरा से काम नहीं चलने वाला। कॉन्सेप्ट क्लियर करिए, रटिए ना। हर एक चीजें क्लियर है एग्रीकल्चर में, सिवाय हॉर्टिकल्चर की क्रॉप्स और एग्रीकल्चर क्रॉप्स को ज्यादातर छोड़ दिया जाए, जो वैज्ञानिक नाम इनको छोड़ दिया जाए, तो लगभग चीजें, ऐसा नहीं सब चीज रटनी ही है। अगर आप सही से पढ़ेंगे और टीचर अगर आपको सही से पढ़ाएगा तो मुझे, मेरा जो मानना है कि एवरीथिंग इज क्लियर ऑन एग्रीकल्चर व्हेन यू रीड अ गुड लेक्चर, ओके, और गुड फ्रॉम गुड टेक्स्ट बुक, ओके। अब आप सिर्फ सुंडा और दोनों वॉल्यूम वो पर्याप्त है, लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियरिटी बहुत जरूरी है। आज के टाइम पे मैं बता दे रहा हूँ आप लोगों को, कॉन्सेप्ट क्लियरिटी बहुत जरूरी है। तो वहां पे ये क्वेश्चन आया। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि वेदरिंग, लिखिए एक पॉइंट ओनली, द एंड प्रोडक्ट ऑफ वेदरिंग दैट इज पेरेंट मटेरियल, द एंड प्रोडक्ट ऑफ वेदरिंग दैट इज पेरेंट मटेरियल। जो अनदर चीजें बताया करें वो आप लोग लिख लिया करिए ऊपर कहीं। द एंड प्रोडक्ट ऑफ वेदरिंग इज पेरेंट मटेरियल। द एंड प्रोडक्ट ऑफ वेदरिंग दैट इज पेरेंट मटेरियल। एक बार आपको बता दे रहा हूं, सुन लीजिए।
ये आपकी हो गई रॉक, ठीक है। और रॉक की ही वेदरिंग से किसका फॉर्मेशन होता है, आपका मिनरल्स का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। रॉक की ही वेदरिंग से किसका फॉर्मेशन होता है, यहाँ पर भी वेदरिंग हुई है। अगर ये दोनों की वेदरिंग हो जाए तो आपका सी मतलब पैरेंट मटेरियल का फॉर्मेशन हो गया। अब बाद में जब पैरेंट मटेरियल में वेदरिंग हो जाएगी तो आपका किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, ए प्लस ई प्लस बी का फॉर्मेशन हो जाएगा। और इसीलिए एक बार एक क्वेश्चन पूछा गया कि ए प्लस ई प्लस बी इज डेजिग्नेटेड एट, कोई बता सकता है, एक कोचिंग में ही पूछा गया था, ए प्लस ई प्लस बी इज डेजिग्नेटेड एट, दैट इज सोलम। कितना घुमा के पूछ लिए थे। एक्चुअली ए प्लस बी को सोलम बोलते हैं, ये सबको पता होगा, है कि नहीं। ए प्लस बी को क्या बोलते हैं, सोलम बोला जाता है, ये सबको पता है। ए प्लस बी प्लस सी को रिगोलिस बोला जाता है, ये भी सबको पता है। लेकिन बी के अंदर ए का ही तो एक पार्ट है ई, ए का ही तो एक पार्ट है ई, इसीलिए उसको भी सोलम बोला जाता है। चीजें देखिए समझिए, सबसे पहले क्या होती है, रॉक्स होती है। रॉक्स का फॉर्मेशन कैसे होता है, किससे होता है, एम एम, एम एम फॉर मोल्टन मैग्मा। मोल्टन मैग्मा क्या होता है, पिघली हुई रॉक होती है, पिघला हुआ जल मतलब पिघली हुई रॉक होती है। जब बाद में इसमें क्या होती है, सॉलिडिफिकेशन या क्रिस्टलाइजेशन की क्रिया होती है, तो किसका फॉर्मेशन होता है, रॉक्स का। और रॉक से ही वेदरिंग से क्या बनता है, मिनरल्स बनते हैं। और रॉक और मिनरल दोनों की वेदरिंग से किसका फॉर्मेशन होता है, सी का फॉर्मेशन होता है, मतलब पैरेंट मटेरियल का फॉर्मेशन। और बाद में सी के फॉर्मेशन से ही आपकी क्या बनती है, रिगोलिथ बनती है, ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है। या बोले तो सोलम बनता है, मतलब सोलम के पूरा ले लेते हैं ना, एक तरह से रिगोलिथ बोलते हैं। इसलिए अगर कहीं पे मान लीजिए अगर आपसे पूछा जाए कि वेदरिंग के द्वारा किसका फॉर्मेशन होता है, वेदरिंग के द्वारा किसका फॉर्मेशन होता है, और ऑप्शन में किस तरह से आ रहा है, ये भी है कि अगर एक बार जो एनएससी में देखो क्वेश्चन आया था उसमें इस तरह से नहीं आता, वेदरिंग के द्वारा मिनरल्स का भी फॉर्मेशन होता है। मैं आपको बताया रॉक्स की वेदरिंग से क्या बनता है, मिनरल्स का फॉर्मेशन होता है। उसमें क्वेश्चन आता है कि सेकेंडरी मिनरल्स आर फॉर्म ड्यू टू, तो पहला ऑप्शन था वेदरिंग था, सेकेंडरी मिनरल्स आर फॉर्म ड्यू टू वेदरिंग, ओके। क्योंकि प्राइमरी मिनरल की वेदरिंग से क्या बनते हैं, सेकेंडरी मिनरल बनते हैं। और सेकेंडरी मिनरल का निर्माण और किस प्रकार की रॉक से होता है, तो सेकेंडरी सेडिमेंट्री रॉक से भी होता है। ये भी चीज ध्यान रखिएगा, है ना, चीजें क्लियर है ना सब, कहीं कंफ्यूजन तो नहीं है। किसी कोई कंफ्यूजन हो तो आप पूछ सकते हैं, किसी को कोई कंफ्यूजन हो तो पूछ सकते हैं, ठीक है। अब देखते हैं आगे, वेदरिंग जो होती है वो कितने प्रकार की होती है, 3 टाइप की होती है। तो नंबर ये आप मतलब नंबर 1 आप लोग हेडिंग डालिए फिजिकल वेदरिंग। आप लोग नंबर 1 हेडिंग डाल दीजिएगा फिजिकल वेदरिंग, हेडिंग डाल दीजिएगा आप लोग, हेडिंग डाल दीजिए नंबर 1 फिजिकल वेदरिंग। क्या हुआ, एक ही पेन है क्या, बहुत गरीबी है। कोई बात नहीं, पेन ले लीजिए किसी से। फिजिकल वेदरिंग, केमिकल वेदरिंग एंड बायोलॉजिकल वेदरिंग। ज्यादातर क्वेश्चन इसी से आते हैं, केमिकल वेदरिंग से। आप सुन लीजिए आप लोग, फिजिकल वेदरिंग, फिजिकल वेदरिंग में 4 चीजें आती हैं, लिखिएगा ना, मैं लिखवाऊंगा सब। फिजिकल हेडिंग आप लोग हेडिंग डाल के छोड़ दीजिए, मैं लिखवा दूंगा, तब तक शांति सुनिए। इसमें 4 फैक्टर होते हैं। अच्छा बताइए, सॉइल फिजिक्स होती है या फिजिक्स आप लोग फिजिक्स पढ़ते हैं, उसमें आप लोग टेम्परेचर के बारे में पढ़ते होंगे, वाटर के बारे में पढ़ते होंगे, आइस के बारे में पढ़ते होंगे और विंड के बारे में। ये सब चीजें तो फिजिक्स में आता है, इसलिए उसको फिजिकल लिया जाता है, नहीं वो फिजिकली वो चीजें हो रही है। केमिकली मतलब जिसमें कोई केमिकल्स इन्वॉल्व है, सिंपल सी बात है कि उसको इसमें अगर आपसे पूछे टेम्परेचर को फिजिक्स में क्यों रखा गया, फिजिकल वेदरिंग में क्यों रखा गया, केमिकल में हम क्यों नहीं रख सकते हैं। अरे भाई उसी का टॉपिक ही है, फिजिकली चीज है ना, है नहीं। और केमिकल वेदरिंग में हम लोग हाइड्रेशन पढ़ लेंगे, ऑक्सीडेशन पढ़ लेंगे, रिडक्शन पढ़ लेंगे, ये सब चीजें उसमें आ जाएंगी, सिंपल सी बात है नहीं। अरे भाई हाइड्रेशन का मतलब क्या होता है, जल आपस में जो मतलब केमिकल उसमें जो एटम्स है वो रिएक्ट कर रहे हैं, यहाँ पे एटम्स का कोई रिएक्शन तो हो नहीं रहा है, कोई इसमें सॉइल केमिस्ट्री का रोल है। अरे भाई केमिकल का मतलब क्या होता है, सीधे केमिस्ट्री से हो गया, फिजिकल का मतलब क्या होगा, फिजिक्स से होगा, और बायोलॉजिकल मतलब बायो से होगा। यहाँ पर तब क्या इन्वॉल्व होगा बताइए, यहाँ पर बैक्टीरिया इन्वॉल्व होंगे, फंजाई होंगे, ये सब चीजें इन्वॉल्व होंगी, है नहीं।
भाई वो वाला ध्यान रखिएगा, एक्टिनोमाइसिटीज फंजाई से ज्यादा पाया जाता है सॉइल में, ठीक है, भूलेंगे तो नहीं ना। और एक्टिनोमाइसिटीज जो होता है उससे जो पहली बार बारिश आती है वो किसकी महक आती है, देखते हैं सोन महक आती है, उसका परफ्यूम भी बनाया जाता है कन्नौज में, बहुत लोग लेते हैं, ऐसी बात नहीं। उसका कन्नौज इज फेमस फॉर इत्र नगरी, ओके, इत्र के लिए। और वहां पे क्या है, FFDC फ्लावर फ्रेगनेंस एंड डेवलपमेंट सेंटर, जिसकी स्थापना 1991 में हुई है, 90 में, कंफ्यूजन है, लेकिन ये UPSSC यूपी स्पेशल के क्वेश्चन में आया हुआ क्वेश्चन है, आप लोग जाके देख लीजिएगा। FFDC गूगल कर लीजिएगा जाके, FFDC की स्थापना कब हुई है। अगर आपको टीए का पेपर देंगे भविष्य में तो यूपी स्पेशल आपको पढ़ना पड़ेगा, तो वहां पे ये क्वेश्चन आया हुआ है, FFDC फ्लावर फ्रेगनेंस एंड डेवलपमेंट सेंटर। यहाँ हम लोग गए, हम लोग का टूर गया था कन्नौज में, जो अगल बगल कन्नौज वाले वो जानते होंगे, है कि नहीं। ठीक, मैं आपको बताने जा रहा हूँ यहाँ पे, ये चीज जाके जरूर देख लीजिएगा। इसकी स्थापना 90 या 91 है, ये तो मैं क्लियर बता दे रहा हूँ। टेम्परेचर, आइस, विंड, एक चीज आप लोगों को पता है, पानी जब बर्फ बनता है, जैसे आप लोग देखते होंगे ठंडी में पानी की पाइप फट जाती है, सॉरी गर्मी में, अरे गर्मी में, जैसे जब ठंडी मान लो है, बहुत ज्यादा ठंडी पड़ी, पानी पाइप के अंदर जम गया। ये अक्सर कश्मीर उश्मीर देखने पर मिलता है कि आप लोग देखते होंगे जो पानी ले जाने वाली पाइप नहीं होती है, वो क्या होती हैं, फट जाती हैं। क्यों फटती हैं, कोई बता सकता है। पानी जब बर्फ बनता तब आयतन बढ़ता है, कि जब पानी बर्फ से फिर पानी बनता तब आयतन बढ़ता है, ये बता दीजिए आप लोग। जब जब पानी से बर्फ बनता है तो क्या हो जाता है, उल्टा बता रहे भैया। जब बर्फ जो होता है वो पानी में बनता है, तब उसका आयतन जो होता है लगभग 9 गुना एग्जर्ट करता है, 9% जो होता है उसके वॉल्यूम में वृद्धि होती है। ये चीज ध्यान रखिएगा आप लोग। जब बर्फ जो होता है वो क्या बनता है, पानी बनता है, तो उसके आयतन में 9% की इंक्रीज होती है। एक बार देख लीजिएगा, मुझे तो क्लियर है इस चीज का, अगर आप बता रहे हैं तो आप भी कहीं पढ़े होंगे तभी तो बता रहे हैं। कोई कंफ्यूजन है क्या आप लोगों को? 1 मिनट में चेक कर ले रहा हूँ, रुक जाइए, अगर हो सकता है गलती हो जाती है। हाँ सही आप लोग कह रहे हैं वो, सॉरी। जब व्हेन वाटर फ्रीज इट्स वॉल्यूम इंक्रीज बाय 9%, हाँ ये चीज़ है। इसीलिए देखते होंगे आप लोग वहाँ की, मतलब पानी उसमें भरा है, बर्फ ज़्यादा टेम्परेचर ज़्यादा हो गया, सॉरी कम हो गया, उसकी वजह से क्या हो गया कि उसकी पानी जो होता है बर्फ बन गया, बर्फ जो होता है उसकी वजह से जो होता है पाइप फट जाती है। यही चीज भाई, रॉक्स है, वेदरिंग किस में होगी, रॉक्स में होगी, रॉक्स के अंदर भी तो पानी हो सकता है। तो अगर सोचिए टेम्परेचर कम हो गया, बहुत ज़्यादा कम हो गया, तो उसमें क्या होगा, उसके वॉल्यूम में 9% की इंक्रीज हो जाएगी, जिससे क्या हो जाती है, वो फट जाती हैं। रॉक्स क्या होती है, फट जा रही, मतलब क्या हो रहा है, फट जा रहे हैं, इसका मतलब क्या हो रहा है, डिसइंटीग्रेट हो रहा है। इसीलिए जो फिजिकल वेदरिंग होती है इज रिलेटेड टू ओनली, सॉरी, फिजिकल वेदरिंग इज रिलेटेड टू ओनली डिसइंटीग्रेशन, नॉट डिकम्पोजिशन। यहाँ पर कोई केमिकल क्रिया नहीं होगी। इसीलिए आप लोगों को बताया था कि फिजिकली डिसइंटीग्रेट कर रही, मतलब
फिजिकली डिसइंटीग्रेट मतलब वहां पर सिर्फ फिजिकली चीज इन्वॉल्व है, मतलब वहां पर टेम्परेचर इन्वॉल्व होगा, वहां पर आइस इन्वॉल्व होगा और वहां पर विंड या वाटर, इनमें से कोई चीज। अगर आपका डीकम्पोजिशन को जहां पर बात आएगी, इसलिए आपको पता कि केमिकल वेदरिंग किससे रिलेटेड है, केमिकल वेदरिंग किससे रिलेटेड है, डीकम्पोजिशन से रिलेटेड। लेकिन अगर बायोलॉजिकल वेदरिंग की बात करें तो वहां पर डीकम्पोजिशन एंड डिसइंटीग्रेशन दोनों चीज होती है। मतलब यहां पर क्या होगा, मान ली डिसइंटीग्रेशन होगा, DI मतलब, और यहां पर क्या होगा, डीकम्पोजिशन होगा, और यहां पर क्या होगा, बोथ, दोनों। क्योंकि केमिकली भाई डीकम्पोजिशन का मतलब केमिकली ही होगा, वो उसमें कोई केमिकल बनेगा या टूटेगा, है कि नहीं, उसमें कोई केमिकल बनेगा या टूटेगा। और वेदरिंग जो होती है, अगर आपसे पूछा जाए, एक और बहुत मजेदार क्वेश्चन आता है कि वेदरिंग से किसी चीज का मतलब बनावट होती है कि कोई चीज टूटता है। हमें पता था वेदरिंग से भाई बनता भी तो है कुछ, दोनों चीज होती है। वेदरिंग से चीजें टूटती भी हैं, मतलब डिफॉर्मेशन भी होता है एंड सिंथेसिस दोनों होती है, ये भी चीज ध्यान रखिएगा। अगला पॉइंट इसमें लिख लीजिए। अच्छा, लेकिन आप लोग नहीं डालिए, लेकिन कहीं भी आप लोगों को जगह मिले थोड़ा लिख लीजिएगा कि वेदरिंग में डिफॉर्मेशन एंड सिंथेसिस दोनों होता है। डिफॉर्मेशन मतलब डिफॉर्म कर रही है कोई चीज, फॉर्मेशन का मतलब बनना होता है, और डिफॉर्मेशन का मतलब क्या होता है, टूटना या डिसइंटीग्रेट हो रही है। तो वेदरिंग में दोनों चीजें होती है, चीज ध्यान रखिएगा, ये भी क्वेश्चन आ सकता है। वेदरिंग में डिफॉर्मेशन एंड सिंथेसिस दोनों होता है, ध्यान रखिएगा। और किस चीज का सिंथेसिस होता है, तो मिनरल्स का फॉर्मेशन होता है। इसीलिए वेदरिंग जो होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वेदरिंग किसके लिए इंपॉर्टेंट है, फॉर द फॉर्मेशन ऑफ सेकेंडरी मिनरल्स। आप लोग लिखिएगा वेदरिंग इज, उसी में लिखिए इंग्लिश में अगर लिखना चाहे प्रॉपरली उसको, तो वेदरिंग में जो होता है डिफॉर्मेशन एंड सिंथेसिस दोनों होता है, ये चीज ध्यान रखिएगा। सिंथेसिस में आप लोग ब्रैकेट में लिख लीजिएगा, आप लोग सिंथेसिस में आप लोग ब्रैकेट में लिखिएगा कौन सा मिनरल, क्ले मिनरल या सेकेंडरी मिनरल। वेदरिंग के द्वारा हमेशा किसका फॉर्मेशन होगा, क्ले मिनरल का, या क्ले मिनरल इज द आल्सो एग्जांपल ऑफ सेकेंडरी मिनरल। जैसे आपका वर्मिकुलाइट हो गया, वर्मिकुलाइट पढ़े ना, 2:1 स्लाइटली एक्सपेंडिंग टाइप, वो आपका बनता है माइका से। इलाइट हो गया, माइका से बनता है आपका, इलाइट जो होता है वो माइका से बनता है, सब चीज ध्यान रखिएगा। तो वेदरिंग जो होता है उसमें देखिए ध्यान रखिए, वेदरिंग लोग सोचेंगे ज्यादातर क्या होता है, सिर्फ टूट रही चीजें, लेकिन वेदरिंग में क्या हो रहा है, फॉर्मेशन भी हो रहा है। किसका फॉर्मेशन हो रहा है, मिनरल्स का फॉर्मेशन हो रहा है। बाद में और वेदरिंग हो जाएगी तो सॉइल का फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है। अगर पूछे जाए सॉइल का फॉर्मेशन कैसे होता है, तो वेदरिंग से होता है। मिनरल का फॉर्मेशन कैसे हो रहा है, वेदरिंग से हो रहा है कि नहीं, समझ में आया कैसे कैसे हो रहा है, एक एक स्टेप है। कैसे स्टेप है, सबसे पहले बेड रॉक आ गई, बेड रॉक में वेदरिंग हो गई आपकी। सबसे पहले देखिए मोल्टन मैग्मा है, मोल्टन मैग्मा में क्रिस्टलाइजेशन या सॉल्टिफिकेशन हुआ तो रॉक का फॉर्मेशन हो गया। रॉक्स में वेदरिंग हो गई तो आपकी मिनरल्स बन गए, अब मिनरल्स और रॉक्स दोनों में वेदरिंग हो गई तो आपका सी का फॉर्मेशन हो गया, मतलब पैरेंट मटेरियल का। अब पैरेंट मटेरियल में वेदरिंग हो गई तो A+B मतलब बोले तो 16 में, या टोटल अगर बोलते हैं तो रिगोलिथ का फॉर्मेशन हो गया। अगर कहीं पे ये भी पूछा जाए कि वेदरिंग के द्वारा किसका फॉर्मेशन हो रहा है, तो रिगोलिथ भी अगर ऑप्शन मिलेगा तो रिगोलिथ ही लगा दीजिएगा, अगर पैरेंट मटेरियल ऑप्शन में ना हो, क्योंकि सी से ही आपका क्या बन रहा है, A+B बन रहा है। ई को हम इसलिए छोड़ देते हैं कि मतलब वो थोड़ा बीच में आ जाता है, थोड़ा बैठता नहीं है, इसीलिए आता नहीं है। तो ये याद रखिएगा टेम्परेचर। एक चीज और है भैया, एक आप लोग देखते होंगे ओनियन, ओनियन माने क्या होती है, प्याज होता है। ओनियन माने क्या होती है, प्याज होता है। प्याज का छिलका आप लोग निकाल देते हैं, तो एक तरह की जो वेदरिंग होती है एक्सफोलिएशन और ओनियन टाइप वेदरिंग, जो बेसाल्ट और ग्रेनाइट नामक रॉक में पाया जाता है, वो भी जो होता है टेम्परेचर का ही होता है। कैसे होता है कि देखते होंगे आप लोग, कभी कभी क्या होता है कि कभी ज्यादा टेम्परेचर हो गया, कभी कम टेम्परेचर हो जाता है। तो जो टेम्परेचर जो तक घटने बढ़ने की वजह से क्या होता है कि रॉक्स की जो ऊपरी सतह होती है वो टूट जाती है। इसकी वजह से जो होता है वो ओनियन टाइप की जो वेदरिंग होती है। आखिर वेदरिंग किस में पाई जाती है, आप लोग खुद सोचिए, हमेशा रॉक्स में पाई जाएगी। आप लोगों को ये पता चल चुका कौन सी रॉक्स है, कौन सी मिनरल्स। जैसे अभी मैं क्वेश्चन जब पूछा सबसे पहला वाला, तो आप लोग बता रहे हैं मॉन्ट मोलोनाइट। मॉन्ट मोलोनाइट रॉक नहीं है भैया, वो क्या है, मिनरल हो गई। किस तरह का मिनरल है, सेकेंडरी मिनरल। इसीलिए हम आप लोगों से कहते हैं बार बार कि भैया दोहरा लो, जाके एक बार दोहरा लो कौन सेकेंडरी मिनरल है, और सेकेंडरी मिनरल में कौन सिलिकेट क्ले मिनरल है और कौन नॉन सिलिकेट मिनरल, थोड़ा देख लो जाके एक बार आप लोग। कौन रॉक है, रॉक में कौन इग्नियस रॉक्स है, कौन आपकी सेडिमेंट्री रॉक है, कौन मेटामॉर्फिक रॉक है। एक दिन टेस्ट ले लूंगा तब पिटाई होगी आप लोग। तब अब आप लोग खुद ही इतना बड़े हो गए, सिंसियर हो जाइए, माता पिता का पैसा आ रहा है, बर्बाद ना कीजिए आप लोग प्लीज, धोखा मत दीजिए कभी। क्योंकि आप सबको धोखा दे के जी सकते हैं, लेकिन अगर माता पिता को धोखा देंगे ना, कभी जी नहीं पाएंगे। ये मेरा मतलब
बहुत सही चीज़ है। आप लोग प्रेमानंद जी को सुनते तो होंगे ना थोड़ा बहुत, भाई उनसे बड़ा संत तो कोई नहीं है। बाकी तो हमें किसी का कुछ समझ में नहीं आता है। मैं ब्राह्मण फैमिली से आता हूँ, लेकिन मतलब मुझे समझ में नहीं आता, मतलब किस मतलब जो ज़्यादातर मतलब दुनिया भर का आडंबर मतलब मुझे नहीं समझ में आता है। यहाँ तक कि मैं मूर्ति पूजा की भी बहुत ज़्यादा मतलब पक्ष में नहीं हूँ। मतलब एक तरह मतलब आप ऐसे ब्रह्म की पूजा कीजिए, मतलब आप सही से मतलब देखो, सही को सही कहिए, गलत को गलत कहिए। ये चीज ध्यान रखिएगा हमेशा, जो चीज सही है उसको सही कहिए, जो चीज गलत है उसको गलत कहिए। दुनिया भर का आडंबर मतलब फैला हो, शनिवार को ये ना करिए, मतलब हमारे घर से भी प्रेशर आता है ये करो तो, लेकिन उससे नहीं, मतलब देखिए आप अपने माता पिता की सेवा करिए और आप मतलब एक नॉर्मल जैसे इंसान रहता है उसी तरह से रहिए। कहने का मतलब वही चीज वो भी बताते हैं, है कि नहीं। भक्ति का मतलब ये नहीं बहुत ज्यादा कठिन, मतलब आप पढ़ाई के साथ साथ वो भी तो आपका एक कर्म है, इसलिए माता पिता के साथ धोखा ना करिए। और ईमानदारी थोड़ा 10 मिनट जाके, मतलब 4 ही घंटा तो हमें लगता क्लास चलती है, आप लोग 10 मिनट जाके टाइम नहीं दे पाते हैं। थोड़ा तो मतलब कुछ अच्छे कर्म कर लिए जिंदगी में। वैसे भी बहुत ज्यादा लोगों के रहते नहीं है कर्म अच्छे। तो नंबर एक चीज आती है टेम्परेचर। टेम्परेचर में हमने क्या पढ़ा, दो चीजें पढ़ी। नंबर एक पढ़ा हमने क्या, रॉक्स। रॉक्स में जो होता क्या होती, नंबर एक उनका टेम्परेचर जो होता है वो घट जाता है, जिसकी वजह से रॉक्स फट जाएंगी। ठीक है। और दूसरी चीज मैंने पढ़ी उसी में, एक क्वेश्चन पूछता है एक्सफोलिएशन। एक्सफोलिएशन का मतलब जानते हैं क्या होता है, पीलिंग ऑफ। पीलिंग ऑफ मतलब छीलना। पीलिंग ऑफ मतलब क्या होता है, छीलना। आप लोग जब पीएचडी पढ़ेंगे पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी, तो उसमें पूछा जाता है फ्लेम पीलिंग किस में की जाती है। फ्लेम पीलिंग, फ्लेम मतलब क्या होता है, आग। आग से किसको छील जाता है। जब आप लोग क्या पढ़ेंगे, जैम और जेली पढ़ेंगे, तब वहां पे फ्लेम पीलिंग वाला ऑप्शन आता है, वो टॉपिक आता है। पीलिंग मतलब क्या होता है, छिलका हटा देना। पीलिंग पीलिंग मतलब क्या होता है, पीलिंग ऑफ। पीलिंग ऑफ मतलब क्या होता है, छिलका हटा देना। पीलिंग मतलब होता है, पील मतलब क्या, छिलका। पीलिंग ऑफ, ऑफ मतलब कोई चीज बंद कर दो, मतलब हटा दो। ये चीजें होती हैं। मतलब इंग्लिश का एक एक वर्ड का कुछ अच्छा अच्छा मीनिंग होता है उसका। पीलिंग ऑफ मतलब क्या था, छिलका हटाना। तो एक्सफोलिएशन और पीलिंग ऑफ या ओनियन टाइप। ओनियन मतलब क्या था, ओनियन मतलब उसकी रॉक्स की छिलका हट गया। तो इस तरह की वेदरिंग किसमें पाए थे, बेसाल्ट एंड ग्रेनाइट में। तो ये क्वेश्चन पूछा गया है कि बेसाल्ट एंड ग्रेनाइट में किस टाइप की वेदरिंग पाई जाती है, तो ओनियन और एक्सफोलिएशन टाइप की वेदरिंग पाई जाती है, जिसका मतलब क्या होता है, पीलिंग ऑफ द रॉक्स। मतलब रॉक्स का जो ऊपर वाला सतह का छिलका होता है वो हट जाता है, जिससे क्या होती है, रॉक्स की वेदरिंग हो जाती है। बहुत ही मतलब बहुत ही लंबी प्रोसेस होती है। ये टेम्परेचर का हो गया। दूसरा चीज वाटर। अब भाई स्वाभाविक सी बात है, वाटर गया, धीरे धीरे देखते होंगे आप लोग, ये तो देखे होंगे आप लोग, ऋषिकेश कोई गया यहाँ पे, हरिद्वार ऋषिकेश आप लोग गए होंगे घूमने, मैं भी गया हूँ। तो वहां पर देखते हैं भाई पानी आ रहा धीरे धीरे क्षरण होते होते, तो देखते हैं वहां पर धीरे धीरे, ये तो कॉमन में समझा। और ये भी पूछा जाता है कि कौन सी टाइप की वेदरिंग सबसे ज्यादा पाई जाती है, तो केमिकल वेदरिंग, सॉरी फिजिकल वेदरिंग में सबसे ज्यादा तो वाटर। कौन सा वेदरिंग कंपोनेंट सबसे ज्यादा इन्वॉल्व होता है, तो वाटर। कौन सा वेदरिंग कंपोनेंट सबसे ज्यादा इन्वॉल्व होता है, तो वाटर। दीज आर द मोस्ट प्रोमिनेंट वेदरिंग फैक्टर। दीज आर द मोस्ट प्रोमिनेंट वेदरिंग फैक्टर, दैट इज वाटर। इसमें तो ज्यादा समझाना है नहीं भाई, वाटर आप लोग देखते हैं वेदरिंग हो ही रहा। अब तीसरा चीज आता है आपका आइस। भाई बर्फ पिघल रही है, वो भी एक तरह का पानी बन रहा है, इससे भी रॉक्स की वेदरिंग होती रहती है। और जो आपकी चौथी आती है विंड। विंड, इससे जो क्वेश्चन आता है मशरूम रॉक का। मशरूम देखियो, मशरूम क्या है, एक मिनट आप बताइए मशरूम क्या है। खाना है, खाने में मजा आती है। आप बताइए। फंगस है। गुड, कुछ सीख लीजिए पीछे वाले से भी। मशरूम अगर पूछे आपसे तो आप पढ़े लिखे हैं, तो क्या बताइए, फंगस है। वो भी कैसा है, एजबल फंगस है। एजबल माने खाने योग्य होता है। ठीक है। तो देखिए मशरूम कैसे होता है, आप लोग देखे होंगे इस तरह कुछ आकार होता है उसका, इस तरह का होता है आकार। तो देखिए वहां पर क्या होता है, जो रेगिस्तान होता है वहां पर मशरूम रॉक, जो रॉक्स होती है, जैसे मान लीजिए रॉक है ये, ठीक है, रॉक है। अब यहाँ पे जैसे हवा ऐसे उठी, ऐसे जा रही है, देखिए ऐसे जाके इधर चली जा रही है। मतलब ये देखिए ये रॉक पहले ऐसे रही होगी, एक मिनट रुकिए सब मिटाना पड़ेगा। ये हो गई आपकी मशरूम रॉक। पहले ये रॉक कुछ मान लीजिए ऐसे रही होगी, पूरा मतलब एक फ्लैट समतल जगह रही होगी। यहाँ पर हवा का प्रवाह ऐसे हुआ कि ये नीचे वाली सरफेस क्या वेदरिंग करती है, इनको उड़ा के कहीं और ले गई हैं, ऊपर वाली चीजों का छोड़ दी है। इसकी वजह से जो होता है इस तरह के रॉक का फॉर्मेशन होता है। आप लोग आज जाके गूगल पे डालिएगा मशरूम रॉक, आपको खुद ही समझ में आ जाएगा।
समझ में आया? तो ये चीज समझ में आई। मशरूम रॉक इस तरह का फॉर्मेशन जो होता है किस वेदरिंग से होता है? तो फिजिकल वेदरिंग। फिजिकल वेदरिंग में कौन सा? विंड, मतलब रेगिस्तान में हवाओं का प्रभाव इस टाइप से होता है कि मशरूम टाइप की रॉक का फॉर्मेशन होता है। इसमें क्या होता है, हवाएं नीचे से जाके जो होता है वो उसके नीचे वाली चीजों क्या करती है, तोड़ देती हैं, डिसइंटीग्रेट करती हैं। और एक चीज याद रखिएगा कि फिजिकल वेदरिंग में कभी भी डिकम्पोजिशन नहीं होता है। डिकम्पोजिशन कहाँ पे होता है? केमिकल वेदरिंग में, क्योंकि डिकम्पोजिशन का मतलब सीधे केमिस्ट्री से आता है। केमिस्ट्री का मतलब केमिकली वैसी चीज से होता है। समझ में आया भैया आप लोगों को? मशरूम रॉक इसमें जो होता है हवाएं इस तरह से चलती हैं कि ऊपर वाले सरफेस को छेड़ती नहीं है। रेगिस्तान में जो होता है हवाएं ज्यादातर देखते नीचे की तरफ ज्यादा चलती हैं। अगर आप लोग रेगिस्तान कभी गए होंगे तो वहां पे भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान कहाँ भैया? थार का रेगिस्तान है कि नहीं? तो थार कहाँ पड़ता है? राजस्थान में पड़ता है। ठीक है भैया? तो वहां पे जो हवाएं चलती हैं वो इस तरह से चल के और इनके आसपास के इलाकों को क्या छिन्न भिन्न कर देंगी, मतलब उसको क्या कर देंगे? डिस इंटीग्रेट कर देंगी, तोड़ फोड़ देंगी और ऊपर वाली चीज को छोड़ देंगी। तो इस तरह से किसका फॉर्मेशन हो जाता है? मशरूम रॉक का। तो मशरूम रॉक का फॉर्मेशन कहाँ पे होता है भैया? सिद्धानगर राजस्थान में जो होता है, जो मशरूम रॉक का फॉर्मेशन हुआ, आप लोग डालिएगा गूगल पे जाके, बहुत सारी चीजें आप लोग देखते होंगे, इंस्टा हो यहाँ पे, तो एक बार ये भी देख लीजिएगा या उसमें डाल दीजिएगा यूट्यूब पे, वहां पे भी आ जाता है। तो मशरूम रॉक का फॉर्मेशन बाय द हेल्प ऑफ विंड दैट इज रिलेटेड टू फिजिकल वेदरिंग। एक्सफोलिएशन और ओनियन टाइप वेदरिंग दैट इज रिलेटेड टू फिजिकल वेदरिंग। द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर दैट इज फाउंड इन विच टाइप ऑफ रॉक? दैट इज बेसाल्ट एंड ग्रेनाइट, दैट इज बेसाल्ट एंड ग्रेनाइट। ओके, क्लियर रहेगा? आज की देखिए टाइम हो गई है, थोड़ा लेट भी हो गई थी क्लास। कल मैं वेदरिंग आप लोगों को पूरा कोशिश करूंगा कि खत्म हो जाए। जब वेदरिंग खत्म हो जाएगी तो फिर उसके बाद सॉइल फॉर्मेशन आपका नया चैप्टर, क्योंकि वेदरिंग के द्वारा किसका फॉर्मेशन? एक तरह से सॉइल ही तो बन रही है। सी का मतलब क्या हो रहा है? एक तरह के सॉइल, देखिए सॉइल फॉर्मेशन मतलब सॉइल प्रोफाइल को पूरा बनाना है अपने लोगों को। जब वेदरिंग का फॉर्मेशन हो जाएगा तो अपने लोग सॉइल फॉर्मेशन पढ़ेंगे। जब सॉइल फॉर्मेशन हो जाएगा तो इसका मतलब पूरी सॉइल फॉर्मेट कर गई है, तब उसके बाद अपने लोग क्या पढ़ लेंगे? सॉइल प्रोफाइल। ठीक है, तब उसके बाद अपने लोग लास्ट वाले चैप्टर पढ़ेंगे, उसमें जो आता है आपका सॉइल का क्लासिफिकेशन। फिर उसके बाद पेडोलॉजी आपकी खत्म। टोटल 6 यूनिट पढ़ना है, लेकिन 6 यूनिट बहुत बड़ी है। सॉइल फर्टिलिटी बहुत बड़ा चैप्टर है। चलिए, तो आप लोगों से मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आप